हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि आपके भारतीय इतिहास का है। और इस भारतीय इतिहास में जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। और ये एनसीईआरटी अगर आप लोग एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये क्लास 6 से लेकर 12 तक का ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी का इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये बहुत ही बेहतर बुक है। आइए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल आधुनिक भारत के पहले चैप्टर में से आता है। उत्तर मुगल काल जो कि 18वीं सदी का मध्य का है। और इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि कहाँ कहाँ से स्रोत के रूप में लिया गया है। तो स्रोत के रूप में देखा जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 भारत और आधुनिक दुनिया, चैप्टर 2 18वीं सदी का भारत, और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 1 जो 18वीं शताब्दी का भारत है, उनसे ये लिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आइए हम लोग क्लास चालू करते हैं और देखते हैं। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात जो मुग़ल बादशाह गद्दी पर बैठे उन्हें परवर्ती मुग़ल या उत्तर मुग़ल के नाम से जाना जाता है। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई। तो इसको याद रखना है कि औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन आरंभ हो गया। प्रवर्ती मुगल शासकों का वर्णन निम्न है। यानी प्रवर्ती मुगल शासक कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले जो है बहादुर शाह प्रथम है। सबसे पहला कौन है? बहादुर शाह प्रथम। यानी औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात जो 1707 के बाद कौन बना? बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगज़ेब का सबसे पहला पुत्र था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। वह औरंगज़ेब का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी सबसे बड़ा पुत्र था। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात गद्दी हेतु संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम विजयी हुआ। तो बहादुर शाह प्रथम जो है भाइयों में सबसे विजय हुआ, और ये ज्येष्ठ पुत्र भी औरंगज़ेब का था। मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह की नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। उसने उन्हें दक्कन की सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार तो दे दिया था, किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया था। इसलिए मराठे बहादुर शाह की नीति से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना तथा मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। तो ये जो साहू हैं मराठा साम्राज्य में से, तो इनको जो है औरंगज़ेब के द्वारा जो है बंदी बना लिया गया था। लेकिन बहादुर शाह प्रथम जब जो सत्ता में आए तो साहू को छोड़ दिए। और आगे देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, किंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के मुगलों से अच्छे संबंध नहीं रहे। यानी बहादुर शाह प्रथम जो है गुरु गोविंद सिंह से उनकी अच्छी मेल मिलाप थी, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, उनके पश्चात जो बंदा बहादुर जो है सिख धर्म का नेतृत्व कर रहा था, उनसे मुगलों के अच्छे संबंध नहीं थे। बहादुर शाह के शासनकाल में प्रशासन की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। बादशाह द्वारा जागीरों का वितरण तथा पदोन्नति के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई। यानी आर्थिक स्थिति भी जो है अत्यंत दयनीय हो गई थी, और जागीरों का जो वितरण और पदोन्नति था वो भी जो है अत्यंत दयनीय हो गई थी। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उसके समाधान के लिए बहादुर शाह प्रथम प्रयासरत था, किंतु 1712 में उसकी मृत्यु हो गई। साम्राज्य एक बार पुनः गृह युद्ध में फंस गया। 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो इनके भाइयों में ही गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध में जो है बहादुर शाह प्रथम जीता और शासक बना, लेकिन जो है 5 साल के बाद ही 1712 में बहादुर शाह प्रथम की भी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 ईस्वी में जोशुआ कटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि आया था। इस शिष्टमंडल का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिरवा की उपाधि दी गई थी। तो पूछा जाता है कि बीबी फिरवा की उपाधि किसे दिया गया था? तो जूलियाना को दिया गया था, जो कि एक पुर्तगाली स्त्री थी। आगे देखते हैं। मराठा शासक
को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी इस शर्त पर दे दी गई थी कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयास किया तथा मनसबदारों को सीमित संख्या में सेना रखने के लिए मजबूर किया। तो ये जो जुल्फिकार खां है, इसके द्वारा जो है मनसबदारी व्यवस्था के देखरेख किया गया और सेना को रखने के लिए मजबूर किया गया सीमित संख्या में मनसबदारों को। जुल्फिकार खां ने एक प्रवृत्ति इजारा यानी भू राजस्व ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का उत्पीड़न और बढ़ गया। किसानों का उत्पीड़न क्या हो गया? और बढ़ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह बना। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन शासक बना? जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से लेकर 1712 रहे और उसके बाद जहांदार शाह जो बना। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह का जन्म 1661 ईस्वी में हुआ था और बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीमुस्शान, जहान शाह, रफीउस्शान। यानी बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे? 4, जिसमें जहांदार शाह जो है वो शासक बना। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी, जो औरंगजेब का सबसे ऊंचे पद वाला सेनापति था। ये जो जुल्फिकार खां था, ये कौन था? तो ये जो है औरंगजेब का सबसे ऊंचे पद वाला सेनापति था। जहांदार शाह के शासन काल में प्रशासन जुल्फिकार खां के हाथ में था, जो वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां के दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए राजपूत राजाओं तथा मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया। हिंदू सरदारों के साथ भी इसने जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने समाप्त किया। तो फिर उसके बाद किसने जजिया कर लगा दिया? तो औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगा दिया गया। फिर पुनः जहांदार शाह के द्वारा जो है जजिया कर को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? जुल्फिकार खां के द्वारा। जहांदार शाह ने आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी प्रदान की और मालवा के सूबेदार नियुक्त किया। तो जहांदार शाह ने आमेर के शासक उस समय जय सिंह थे, उनको मिर्जा राजा सवाई की पदवी प्रदान की और मालवा के सूबेदार नियुक्त किया। जहांदार ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान की और उनको गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पर फर्रुखसियार बना। तीसरे नंबर पर जो है शासक कौन बना? फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार क्या था? फर्रुखसियार का जन्म 1683 ईस्वी में औरंगाबाद में हुआ था। जनवरी 1713 ईस्वी में अपने चाचा जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सत्ता प्राप्त की। तो सबसे पहले कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह बना और जहांदार शाह का ही भतीजा था फर्रुखसियार, जो कि सत्ता में आया जहांदार शाह को पराजित करके। फर्रुखसियार को अपनी जीत सैयद बंधु अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां के कारण मिली थी। तो पूछता है कि सैयद बंधु का असल नाम क्या था? तो अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां था। सैयद बंधु का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां के कारण मिली थी। इसलिए फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद प्रदान किया। तो पूछता है कि जो है फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खां को कौन सा पद दिया? तो वजीर का, और हुसैन अली को कौन सा पद दिया? तो मीर बख्शी का। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार को गद्दी से हटा दिया तथा उसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियार जो है सैयद बंधु के ही सहायता से जो है सत्ता पर बैठा था। फिर 1719 ईस्वी में सैयद बंधु ने ही फर्रुखसियार को गद्दी से हटा दिया और उसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियार के पश्चात सैयद बंधु ने 2 युवा शहजादों रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला को गद्दी पर बैठाया और इनकी संदिग्ध बीमारी से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुछ सैयद बंधु जी के बारे में जानते हैं कि सैयद बंधु 1713 से 1720 ईस्वी तक प्रशासन पर सैयद बंधुओं का अधिकार रहा। मुगल प्रशासन पर सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका मानना था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर ही शासन का संचालन किया जा सकता है। यानी इनको सैयद बंधु के जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी? सहिष्णुता थी।
सैयद बंधुओं ने राजपूतों, मराठों, जाटों के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। सैयद बंधुओं ने आमेर के राजा जयसिंह और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली पद देकर अपने पक्ष में कर लिया था। कौन? सैयद बंधुओं ने। नेक्स्ट देखते हैं आगे। सैयद बंधुओं ने अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा शाहू को यानी शिवाजी के स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ तथा सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्रदान किया। इसके बदले में शाहू ने उन्हें दक्कन में समर्थन प्रदान किया। सैयद बंधुओं ने जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी अच्छे संबंध किए। औरंगजेब के द्वारा जो है चूड़ामन जो जाट सरदार था उसका पूरा विद्रोह किया गया था और उनको कुचल दिया गया था उनके प्रशासन को। लेकिन जो है फिर जो है सैयद बंधु ने चूड़ामन जो जाट सरदार था उसके साथ अच्छे संबंध बना लिए। सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने, साम्राज्य को प्रशासनिक विभाजन से बचाने के अधिक प्रयास किए, किंतु उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं दरबारी षड्यंत्रों का सामना भी करना पड़ा। आगे देखते हैं मोहम्मद शाह। 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन रहा। रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में मुगल सम्राट बना। इसका शासनकाल सितंबर 1719 से लेकर 1748 तक रहा। इसके काल में सरदारों के विभिन्न दलों के मध्य विवाद ने केंद्रीय शक्ति को और कमजोर बना दिया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद तथा रुहेलखंड के अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि हैदराबाद जो है किसके शासनकाल में आज़ाद हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आज़ाद हुआ था। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल युद्ध में, तो मुगलों और नादिर शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल युद्ध। कब हुआ था करनाल युद्ध? 1739 ईस्वी में। मुगलों को पराजित किया और नादिर शाह का भारत पर आक्रमण यहाँ की अपार धन संपदा को लूट करने के लिए हुआ था। करनाल युद्ध को जीतने के पश्चात नादिर शाह ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया तथा मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। अपनी दिल्ली विजय के उपरांत नादिर शाह यहाँ से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, अपने साथ ले गया। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात पुनः गृह युद्ध स्थिति उत्पन्न हो गई। आगे देखते हैं अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद जो शासन में आया वो कौन था? अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर 1754 था। मोहम्मद शाह के पश्चात अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह के समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। तो पूछता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है किसके शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो अहमद शाह के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1767 ईस्वी तक उत्तरी भारत, विशेष रूप से दिल्ली तथा मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। अब्दाली ने 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को क्या किया था? पराजित किया था। तो पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। नादिर शाह तथा अब्दाली के आक्रमण तथा मुगल सामंतशाही के आपसी झगड़ों के कारण 1761 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का शासक मात्र रह गया था। आगे देखते हैं आलमगीर तृतीय। आलमगीर द्वितीय के बारे में देखा जाए तो 1754 से लेकर 1759 तक इसका शासनकाल रहा। अहमद शाह के पश्चात आलमगीर द्वितीय मुगल गद्दी पर आसीन हुआ। इसका नाम अजीज उद्दीन था। अजीज उद्दीन। आलमगीर द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? अजीज उद्दीन। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध 1757 के समय मुगल सम्राट था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय बना शासक, जो कि 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासक रहा। आलमगीर द्वितीय के पश्चात शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर आसीन हुआ। उसका नाम अली गौहर था।
इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ तथा बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ। उस समय शासक मुगल कौन थे? शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं, शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में पराजित हो जाने के पश्चात शाह आलम द्वितीय कई वर्षों तक इलाहाबाद, यानी जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रहा। तो पूछा जाता है कि 1764 ईस्वी की बक्सर लड़ाई में दो तरफ कौन कौन थे? तो एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज लड़ रहे थे। दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय, नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सम्मिलित सेना थी, जिसमें जो है अंग्रेज लोग विजयी रहे। आगे देखते हैं, 1772 ईस्वी में शाह आलम मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर पुनः दिल्ली लौटा। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा 1806 में अंग्रेजों द्वारा शाह आलम की हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन, और फिर उसके बाद जो है ये शाह आलम द्वितीय के बाद जो और अंतिम जो बादशाह बना वो बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 के क्रांति में भी उन्होंने भाग लिया। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन, यानी मुगल साम्राज्य का किस तरीके से पतन हुआ। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। कुछ इतिहासकारों ने व्यक्तिगत कारणों को प्रमुखता दी है, तो कुछ ने आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक कारणों को। मुगल साम्राज्य के पतन हेतु उत्तरदायी कारणों को निम्न बिंदुओं में उल्लेखित किया गया है। सबसे पहला नंबर है औरंगजेब की नीतियाँ। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। तो औरंगजेब का शासन कब तक था? लगभग 50 वर्षों तक। इसने दीर्घ शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने प्रादेशिक विस्तार के चरम पर पहुंच गया था। अपने उत्कर्ष के वर्षों में उसका शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक तथा पश्चिम में हिंदूकुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक विस्तृत था। लेकिन अपने शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ औरंगजेब ने साम्राज्य विस्तार हेतु कई ऐसी नीतियां अपनाई जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे निम्नवत समझा जा सकता है। पहला है औरंगजेब की धार्मिक नीति। अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत औरंगजेब को आडंबर पसंद नहीं था। उसकी ख्याति एक कट्टरतावादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में की जाती है। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया। तो पूछा जाता है कि औरंगजेब मुस्लिम के कौन से कानूनी को मानता था? तो हनीफी व्याख्या को अपनाता है, जिसका पालन करना भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। परंतु उसने धर्मनिरपेक्ष फरमान भी जारी किया और ऐसे फरमानों को जवाबित कहा जाता है। तो वो जो धर्मनिरपेक्ष जो फरमान जारी किया उसे क्या कहा जाता है? जवाबित। जवाबित ए आलमगीरी नामक एक कृति में औरंगजेब के फरमानों का संकलन किया गया है। औरंगजेब की धार्मिक नीति भेदभावपूर्ण थी, जिससे दूसरे धर्मों के अनुयायियों के प्रति औरंगजेब के धर्मार्थ व्यवहार का परिचय मिलता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मंदिरों के प्रति औरंगजेब का व्यवहार और साथ ही हिंदुओं पर जजिया कर लगाना। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही यह आदेश दे दिया था कि साम्राज्य के सीधे नियंत्रण वाले प्रदेशों में नए मंदिर न बनाए जाएं। पुराने मंदिरों को तोड़ने के लिए कोई आज्ञा नहीं थी, परंतु अकबर के शासनकाल में बनाए गए मंदिरों को भी नए मंदिर में गिनने का आदेश दे दिया था। किसने? औरंगजेब ने। इन आदेशों के फलस्वरूप बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा मथुरा में बनाए गए केशव राय मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी गई। इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे औरंगजेब का राजनीति प्रयोजन भी था। मुस्तैद खान ने अपनी रचना मुआशिरे आलमगीरी में मथुरा के केशव राय मंदिर के विध्वंस के विषय में उल्लेख किया है। इसी संदर्भ में विगत 12 वर्षों के अंतर्गत उड़ीसा में बनवाए गए सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया। मंदिरों के साथ चल रहे विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया गया। 1679 में मारवाड़ राज्य में राजपूतों के मुगल शासन के प्रति विरोध करने पर सभी नए और पुराने मंदिर तोड़ दिए गए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के
22वें अर्थात 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। उसने राजपूत और ब्राह्मणों को भी इस कर से मुक्त नहीं किया। तो सबसे पहले जो है अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, तो फिर जहांगीर और जो है शाहजहां के कार्यकाल में जो है जजिया कर समाप्त ही रहा, परंतु जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उन्होंने जो है फिर से जजिया कर लागू कर दिया और इस बार जो है ब्राह्मणों और राजपूतों को भी जो है जजिया कर में सम्मिलित कर लिया। उसने सभी हिंदू अफसरों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया, केवल उन्हीं हिंदुओं को नौकरी पर रहने दिया जो अपने धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बन गए थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि औरंगजेब का उद्देश्य भारत को दारुल हरब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम यानी मुसलमान बहुल आबादी वाले देश में परिणत करना था। औरंगजेब की दक्षिण नीति भी महत्वपूर्ण रूप से जो है मुगल साम्राज्य के क्षय का कारण बना। औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। मराठों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन हेतु उत्तरदायी था। इसी कारण औरंगजेब ने मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने हेतु दक्षिण विजय की नीति का अनुसरण किया था। मराठों को दक्षिणी राज्य बीजापुर और गोलकुंडा से धन और सैनिक शिक्षा प्राप्त होती थी। साथ ही इन राज्यों में मराठे बड़ी संख्या में नौकरी भी करते थे तथा ऊंचे पदों पर सेवारत थे। औरंगजेब ने मराठों के इन्हीं स्रोतों को हार्स हेतु दक्षिण विजय अभियान को अंजाम दिया था। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर पर तथा 1687 में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की। दोनों राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने मराठों का दमन प्रारंभ किया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई क्योंकि उसने धर्म को राजनीति से ऊपर रखा। तो औरंगजेब का जो सबसे बड़ा जो भूल था वो उसकी धार्मिक नीति थी ना। औरंगजेब ने क्रमशः शिवाजी के पुत्र जो कि संभाजी थे उनको पकड़कर उसकी हत्या के आदेश दे दिए। साथ ही साहू को 1707 ईस्वी तक मुगल कैद में रखा गया। इसके बाद भी मराठों ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। क्रमशः राजा राम और उसके पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने मराठों के नेतृत्व प्रदान किया और औरंगजेब की मृत्यु तक मराठा एक शक्तिशाली संघ के रूप में चुना गया। दूसरा नंबर है अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य को विनाशकारी स्तर तक पहुंचा दिया। अयोग्य व दुर्बल उत्तराधिकारियों की उपस्थिति ने मुगल साम्राज्य के पतन को अधोमुखी बना दिया। औरंगजेब के पश्चात मुगल सत्ता में आए शासक कुशल, प्रशासनिक क्षमता से कम थे और प्रायः अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर आश्रित थे। साथ ही सत्ता को उत्कर्ष तक पहुंचाने हेतु उनके दृष्टिकोण भी नहीं थे, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन को अवश्य संभावित कर दिया। विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण के रूप में देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के काल में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह का भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण हुआ। उसने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में भीषण लूटपाट की। साथ ही दिल्ली से शाहजहां के तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा भी लूटकर ईरान ले गया। तो पूछा जाता है कि नादिर शाह कहाँ का लुटेरा था, तो ईरान का लुटेरा था। कब आया था? 1739 ईस्वी में और करनाल का युद्ध हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उसने पंजाब को जीतकर अफगानिस्तान का अभिन्न अंग बना लिया। साथ ही मराठों का अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हुआ जिसमें मराठों की पराजय हुई। इसे पानीपत का तृतीय युद्ध यानी जो 1761 में हुआ के नाम से जाना जाता है। और चौथा कारण था मुगल पतन का आर्थिक स्थिति में हार्स। मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कठिनाइयाँ थीं। 18वीं सदी तक मुगल शासकों के पास ना तो पर्याप्त धन शेष था और ना ही जागीरें जो विभिन्न अधिकारियों को दी जा सकती थी। इस काल खंड तक आते आते जमींदार असंतुष्ट थे क्योंकि शासन का उन पर कठोर नियंत्रण था। उनका मानना था कि सरदार राज्य की आमदनी का एक बड़ा भाग स्वयं ले लेते हैं। अतः दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। किसान भी जमींदारों के साथ थे क्योंकि वे इसी परिस्थिति से त्रस्त थे। मुगल अधिकांश समय युद्धों में संलिप्त रहे, अतः उनके धन की आवश्यकता पर्याप्त रूप से बनी रहती थी। साथ ही औरंगजेब के दक्षिण अभियान से मुगलों को धन व्यय लगातार होता रहा। इन्हीं परिस्थितियों ने मुगलों को आर्थिक स्थिति का हार्स कर दिया। आगे देखते हैं।
मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त दोष। तो जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था उनमें से एक कारण ये भी था कि मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त क्या थी, दोष थी। औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों के काल तक मनसबदारी व्यवस्था में दोष और त्रुटियां उत्पन्न होने लगी थी। इस काल तक मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हुए। मुगल प्रशासन इस काल तक उतना ही सक्षम नहीं था जितना कि अकबर के काल में था। औरंगजेब और उसके पश्चात मनसबों की संख्या अकबर के काल से 3 गुना बढ़ गई थी। अकबर के काल से मनसबदारों की संख्या कितनी बढ़ गई थी, 3 गुना बढ़ गई थी। मनसबदार की चारित्रिक विशेषताओं से परिवर्तन आ गया था, क्योंकि अब वे पूर्व की भांति ईमानदार नहीं थे। वे लगान का सही लेखा प्रस्तुत नहीं करते थे तथा बादशाह के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार भी नहीं रखते थे। आगे देखते हैं। अकबर के काल में मनसबदारों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नियमित स्थानांतरण होता रहता था, जिससे वे किसी क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली नहीं होते थे। लेकिन इसके विपरीत 18वीं सदी में अधिकारियों को प्रायः स्थानांतरण नहीं होता था, जिससे उनमें से बहुत से अधिकारी छोटे छोटे स्थानीय शासकों की भांति व्यवहार करने लगे थे। यानी अकबर के समय जो है मनसबदारों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत स्थानांतरण किया जाने लगा था, लेकिन जो बाद में शासक आए वो जो है मनसबदारों का तबादला नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है मनसबदार जो है अपने आप को छोटे स्थानीय शासक की भांति व्यवहार करने लगे थे। आगे देखते हैं। सैनिक प्रशासन का कमजोर होना। 18वीं सदी तक मुगलों का सैनिक प्रशासन कमजोर हो गया था, क्योंकि मुगल सेना में उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बढ़ गया था। मुगल सेना अपने पूर्व के शासकों की भांति नहीं रही थी, क्योंकि उनकी गुणवत्ता कमजोर हो गई थी। मुगल तोपखाना युद्ध प्रौद्योगिकी में पिछड़ चुका था और उन्हें बंदूकों और तोपों के नवीनतम नमूने में कोई रुचि नहीं रही थी, जिनका प्रयोग विश्व के अन्य देशों में किया जा रहा था। आगे देखते हैं। नौसेना का महत्व दिया जाना। मुगलों ने नौसेना के विकास को महत्व नहीं दिया, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। वे यूरोपीय देशों के आक्रमण से स्वयं की सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने शक्तिशाली नौसेना के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने अपने नौसैनिक शक्ति के आधार पर संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया। तत्पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरीके से आगे भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।